नमस्कार, स्वागत आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। याचना नहीं अब रण होगा, 24 का संघर्ष बड़ा भीषण होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। अभी तक के माहौल में कोई विपक्ष न होने की बात कहकर राजनीतिक विश्लेषक एनडीए को वॉकओवर दे रहे थे और एक तरीके से घोषित कर चुके थे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा 24 में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगा। लेकिन अनिश्चितताओं भरी राजनीति में बिहारी बाबू ने ऐसी गुगली मारी कि एक सशक्त और ताकतवर विपक्ष की एंट्री होती नजर आ रही है और लोगों ने दबी जुबान यह भी कहना शुरू कर दिया है कि बॉस अभी पिक्चर बाकी है। आज का मंथन इसी सवाल के साथ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नीतीश की दिल्ली यात्रा से क्या विपक्ष की हसरतें परवान चढ़ेंगी, विपक्ष की कोशिशें क्या कोई गुल खिला पाएंगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय साबित होंगे। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस ने आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कर दी और जाहिरा तौर पर देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने भारत जोड़ने का मकसद ही यात्रा का मुख्य मकसद बताया है। लेकिन राजनीति में यात्राएं अधिकांश बार बदलाव लेकर आती हैं। भारत जोड़ने कि आखिर कांग्रेस को जरूरत क्यों पड़ी? साफ तौर पर उनका मत है कि बीजेपी या उनका यानी कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि बीजेपी भारत को तोड़ रही है, यहाँ के सामाजिक ताने बाने से खिलवाड़ कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, दलित पिछड़ा कर रही है, जातियों में भी लड़ा रही है, अगड़ी जातियों में भी लड़ा रही है। इस वजह से भारत जोड़ने की जरूरत पड़ी। तो साफ है कि परोक्ष रूप से यात्रा में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को निशाने पर रखेगी ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने पिता के शहादत स्थल श्री पेरम्बतूर जो चेन्नई से थोड़ी ही दूर पर है, वहां ये पहुंचे। वहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं और शाम को 5 बजे ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए रवाना हो गई, जिसे भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया है। अपने पिता के समाधि स्थल पर, या यूं कहें कि शहादत स्थल पर, समाधि स्थल नहीं बल्कि शहादत स्थल पर, यहीं राजीव गांधी की शहादत हुई थी। आतंकवादियों ने एक बम विस्फोट में, एक मानव बम विस्फोट में उन्हें उड़ा दिया था। और वहां शायद राहुल गांधी, जो खबरें हमने देखी मीडिया में, राहुल गांधी पहली बार श्री पेरम्बतूर गए हैं और वहां पर उन्होंने अपने पिता को बहुत भावुक होते हुए, जाहिर सी बात है पिता पिता होता है, तो बहुत ही भावुक हुए राहुल गांधी और उन्होंने श्रद्धा सुमन पिता को अर्पित किए और नमन करके, पिता को नमन करके, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नमन करके राहुल गांधी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि उनके पिता उन्हीं ताकतों का शिकार हुए जो ताकतें आज भारत के लिए खतरा बन गई हैं, चुनौती बन गई हैं और कम से कम वो भारत का भला नहीं चाहती। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए देश को नया सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, या ये संदेश देने के लिए वो निकल पड़े हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये 12 राज्यों से होती हुई 3570 किलोमीटर की यात्रा है, 12 राज्यों से होकर निकलेगी और ये यात्रा लेकर राहुल गांधी निकल पड़े हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरे का तीसरा दिन यानी अंतिम दिन था। दिल्ली में नीतीश कुमार ने केजरीवाल, डी राजा, शरद पवार,
मुलायम सिंह यादव, ओम प्रकाश चौटाला गुड़गांव जाकर इन नेताओं से मुलाकात की और मिलकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को सत्ता से हटाना, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना मुश्किल काम नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी यात्रा के समापन, और उसमें भी कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बिल्कुल नहीं हैं। वो चाहते हैं कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो, और अगर उनके ये प्रयास फलीभूत हो गए, अगर उनके ये प्रयास सफल हो गए, तो वो अपने आप को धन्य समझेंगे और बहुत अपने उनको लगेगा कि हाँ, वास्तव में जो काम करने वो निकले थे वो हो गया। वो कह रहे हैं बिल्कुल कतई मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार कतई 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 नहीं हूं। इतना जरूर वो चाहते हैं कि विपक्ष को एकजुट करें, एक साथ रखें। और नीतीश कुमार ने इसी बहाने कई सवाल भी उठा दिए। ये एक तरीके से आज अगर नट सेल में देखा जाए तो नीतीश कुमार ने दिल्ली में हमला किया, हर घर हर जल, हर घर और हर घर घर नल योजना जो है सबसे महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री की कि हर घर नल योजना, उस पर अटैक किया और कहा कि ये तो 2016 में हमने शुरू कर दी थी बिहार में। तो इस तरह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर उन्होंने आज से आक्रमण करना, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी और ये कहा कि भाई केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हमने किसी को लड़ाया नहीं, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हम नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना, लेकिन दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से तुलना करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत सारी जो देश बनाओ देश को जोड़ो योजना को लेकर वो निकल पड़े हैं। 4 सितंबर को अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली में रामलीला मैदान में जो महंगाई पर हल्ला बोल वाली रैली थी, उसमें भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था। और जोधपुर सम्मेलन में कांग्रेस का जो मंथन था, जोधपुर का जो मंथन था, चिंतन शिविर, उदयपुर का जो चिंतन शिविर था, माफ कीजिएगा, वहां पर एक तरीके से ये बात तय हो गई थी कि अब भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस को यानी मैदान में निकलना पड़ेगा और इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया गया था। तो अब दोनों तरफ से नीतीश कुमार ने दिल्ली में हमला किया, राहुल गांधी वहां पर कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ निकल पड़े हैं। एक माहौल सकारात्मक रूप से विपक्ष बनाने के कोशिश कर रहा है। इस बीच नीतीश कुमार को दिल्ली के दौरे में सकारात्मक संदेश मिले हैं। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर हैं और इसकी बड़ी वजह है कि विपक्ष को सत्ता में जो लेकर जो झगड़ा उत्पन्न होता है वो ना हो, इसलिए ये टंटा काट रहे हैं नीतीश कुमार। आज मंथन इसी पर हम करेंगे और जो मूल है कि इसका मकसद भारत जोड़ो से लेकर जो विपक्ष जोड़ो तक है। ये जो पूरा जो सीन दिख रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी तिरंगा झंडा लेकर भारत जोड़ने निकल पड़े हैं। लेकिन अंततः इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका राजनीतिक मकसद चाहे नीतीश कुमार का है और चाहे राहुल गांधी का है, राजनीतिक मकसद है निश्चित तौर पर। और यह माना भी जाता है कि बिना राजनीति के काम नहीं किया जा सकता, सेवा नहीं की जा सकती, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मेरा निजी मत है कि राजनीति के बिना जीवन ही संभव नहीं है, राजनीति तो करनी होगी, क्षण क्षण राजनीति है, जन्म से लेकर मृत्यु तक राजनीति है, तो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये यात्रा जो भारत जोड़ो कांग्रेस की यात्रा है, ये मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु से होते हुए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से टच करते हुए, बुलंदशहर से टच करती हुई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए श्रीनगर में इसका समापन होगा। 150 दिन बाद, लगभग 5 महीने बाद इसका समापन होगा। और राहुल गांधी लगातार इस यात्रा में बने रहेंगे। बीच बीच में वो अपने जो राजनीतिक उनके रिजर्वेशन होंगे उनमें जाएंगे, हो सकता है बीच में हिमाचल का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव, वहाँ जाएंगे, लेकिन ये बने रहेंगे। प्रत्येक दिन 22 किलोमीटर ये चलेंगे यात्रा में। और इसके लिए एक अलग तरीके से जो एक कैंटर टाइप के बनाए गए हैं, उनमें सब लोग रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे। कोई भी नेता होटल
5 सितारा होटल इत्यादि में नहीं रहेगा। ये बिल्कुल साफ साफ है। तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है जनता के बीच कि कम से कम हम एक साथ हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक विपक्ष की राजनीति में एक तरीके से एक नया ट्विस्ट दे दिया है। अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रण दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मौर्य जी 100 विधायक लेकर आ जाएं, हम उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। इस पर मौर्य ने बड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कोई तीखी प्रतिक्रिया हमने नहीं उनकी सुनी है, वो जरा लचीली और घुमावदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाहिर सी बात उनके अंदर इच्छा चीफ मिनिस्टर बनने की है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं और बुरी बात भी नहीं, लेकिन पार्टी तोड़कर तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये भी एक कैरेक्टर की बात होती। तो हर आदमी इस तरीके से चीज़ों को नहीं करता। लेकिन एक नज़र हम उन यात्राओं पर डालेंगे, वो यात्राएं दिखाई जाएं कि अब तक भारत में जो तरह तरह की यात्राएं हुई हैं और यात्राओं की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और यहीं से स्वतंत्रता की अलख जगी थी। 80 के दशक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने लंबी पद यात्रा की थी और इसके बाद एक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। चंद्रशेखर ने भारत यात्रा नाम से कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रथ यात्रा का नतीजा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी छा गई। 2012 में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा की और वो सत्ता में आए। इसी तरह 2004 में विधानसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता YSR रेड्डी ने बहुत लंबी पद यात्रा उन्होंने की और प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आ गए। इसी प्रकार MP कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की। उस यात्रा को मैंने बहुत करीब से देखा, वो भी बहुत लंबी यात्रा थी और वो भी एक तरीके से लोगों को जोड़ने, कांग्रेस के साथ एक संवाद और दिग्विजय सिंह के साथ एक संवाद को लेकर वो यात्रा की गई। तो बड़ी लंबी यात्रा की थी। उसका फल ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन सरकार अब वहाँ बदल चुकी है, सिंधिया टूट गए और सरकार चली गई, लेकिन सरकार आई। तो आम तौर पर ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी यात्राओं के बाद देश में जितनी भी यात्राएं हैं, जिस मकसद को लेकर वो यात्राएं शुरू की गई हैं, अगर मन क्रम वचन से और सही माने में अगर यात्राएं की जाएं या की गई तो उनका फल निश्चित तौर पर निकला है। और 77 में जिस तरीके से नेताओं ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता के खिलाफ उनकी मुखालफत में खड़े होकर एक बड़ा मंच, एक साझा मोर्चा बनाया, उस वक्त भी प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं था। जेपी ना कतई चेहरा नहीं बनना चाहते थे और चाहते तो बहुत बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये एक अलग तरीके का हुंकार है, भारत जोड़ो से लेकर विपक्ष जोड़ो तक। और आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के बहुत प्रखर प्रवक्ता, पूर्व चेयरमैन, खेल विभाग के पूर्व चेयरमैन RC रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। RC रजा साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। अशोक कुमार पांडे पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और बेहद शालीन प्रवक्ता, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद और स्वागत है आपका। धर्मेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। और देश के जाने माने संपादक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, एक लंबा अनुभव, 35-40 साल का पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव और देश विदेश में पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी बहुत लंबे समय बाद जुड़े हैं, बहुत आभार, बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपका भदौरिया जी, वक्त देने के लिए हमारे दर्शकों का। भदौरिया जी से इस चर्चा की और मंथन की शुरुआत करते हैं। भदौरिया जी, जो सीक्वेंस, जो भूमिका हमने बांधी, हो सकता है कि उसका कुछ अंश आप सुन पाए हों और कुछ नहीं सुन पाए हों। कुल मिलाकर एक तरीके से जो बिहार का घटनाक्रम बदला, उसके बाद नीतीश कुमार
ने ये बताने की कोशिश की कि नहीं, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक विश्लेषक या बहुत सारे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान रहे थे कि भाई विपक्ष है कहाँ, तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा करंट जरूर दिखा। और नीतीश कुमार 3 दिन की दिल्ली यात्रा पर गए और अभी भी वो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हो पटना आने की वापस। वो अंतिम जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री को एक तरीके से निशाना बनाया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, और उन्होंने कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री पद के चेहरे नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये बात कहे कि वो दिल्ली को धन्यवाद बोलकर पटना के लिए निकले हैं कि सोनिया गांधी से आकर वो फिर मिलेंगे। एक पोस्चर ये है विपक्ष का। और दूसरा भारत जोड़ो, जाहिर सी बात है भारत जोड़ने का एक मकसद, अच्छा मकसद है, बहुत अच्छा मकसद है, लेकिन बिना राजनीतिक मंशा के तो ये नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और होना भी चाहिए। राजनीति तो मैं मानता हूं कि जिंदगी के हर क्षण राजनीति है और राजनीति के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। आलोक जी, आपकी शुरुआती टिप्पणी। देखिए, दो चीजें, ये पिछले कुछ समय से बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से या बीजेपी के सोशल मीडिया की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी कि वो टीना फैक्टर को लेकर, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ मोदी। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा था, ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, तो गोदी मीडिया जिस तरीके से चला रहा है, जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, वो सीधा सीधा एक दलीय प्रणाली को स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसको प्रकारांतर से ये भी कह सकते हैं कि ये ऑथोरिटेरियन स्टेट की तरफ हम बढ़ाए जा रहे हैं, मीडिया, आईटी सेल और उनके सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन ये स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। अब आपके 2 प्रश्न है इसमें, जो सवालों में जो 2 जवाब जो आप चाह रहे थे। एक तो ये कि विपक्ष कहाँ है, इससे पहले 3 साल से यही बात उठाई जा रही थी कि विपक्ष कहाँ है। अब जब विपक्ष एक साथ आ गया है और हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, उम्मीदवार नहीं हूँ, तो भी इसमें बाकी लोगों को, विपक्ष को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इसमें दिक्कत हो रही है। हमको एक चीज समझनी चाहिए, जब पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी को लेते हुए कि वो राष्ट्रीय राजनीति में छाएंगी और राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेंगी, ये एक छवि बनेगी। ठीक, उसके अलावा जब बिहार में जब वो नीतीश कुमार ने जब अपनी सहयोगी पार्टी को धता पटाकर जब सत्ता काबिज करी, तो भी ये छवि अब बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार ही एक मजबूत विकल्प बनेंगे और पूरा विपक्ष उसके धड़े में आ जाएगा। लेकिन हमको तीसरा एक और लीजिए, अरविंद केजरीवाल भी एक अपना विकल्प ढूंढने की दिशा में चल पड़े हैं। तीनों चीजें, लेकिन इन तीनों के अगर सम्मिलित वोटर की संख्या देखी जाए और अगर कांग्रेस की संख्या देखी जाए तो कांग्रेस 12 करोड़ वोट पाने वाली पार्टी है। ये अलग बात है कि लोकतंत्र में जिस तरीके से चुनाव होते हैं और जिस तरीके से पार्टियां जीतती है, मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है, आलोक जी की बात नहीं आ पा रही है। आरसी रजा साहब के पास चलते हैं। आरसी रजा साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये राहुल का रिलांच है, ये कोई भारत जोड़ो ओड़ो नहीं है, तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए। तो देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके देश को तोड़ा, पूर्वोत्तर में तोड़ा। कांग्रेस के एक पूर्व नेता और जब अब जो भारतीय जनता पार्टी में है, हेमंता बिस्व शर्मा जी, उनकी टिप्पणी भी आई और वो बड़े दमखम के साथ में कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी को ये जो यात्रा है, ये इसको कम से कम ये कह रहे थे हेमंता बिस्व शर्मा कि कम से कम भाई ये उनको पाकिस्तान से यात्रा शुरू करनी चाहिए। इससे पहले आरसी रजा साहब के पास जाएं, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आलोक जी, आप अपना जो संदर्भ है वो कंप्लीट करिए, पूरा करिए। ईमेल आईडी जो कनेक्ट किए थे ना, जनता पार्टी का कोई भी रवैया हो या कोई भी कहे कि पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए, कहीं से भी शुरू करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बंदा ये वक्तव्य दे रहा है उसका आधार कितना है, कांग्रेस पार्टी कितने साल से देश में है और उसका आधार क्या है। इस तरीके की बेतुकी बातों करने का कोई मतलब नहीं है।
हम लोग को करना चाहिए कि देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, ये मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू हो रही है। मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू होगी तो इसको हमेशा ये भटकाने के लिए सब चीजें चलते रहेंगे। जैसे रामलीला मैदान में वो पार्टी हुई तो उन्होंने कह दिया कि वो 22 रुपए लीटर, लेकिन उसके तुरंत 5 सेकंड के बाद उन्होंने संशोधन कर दिया कि ये 22 रुपए किलो की बात है। देखिए, बीजेपी का आईटी सेल उतने को आधे को लेके उड़ गया। तो अब यहाँ पे है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और एक बात है कि ये जन जागरण यात्रा है, ये सत्ता को लेकर नहीं है। सत्ता इसका एक साध्य हो सकती है और कोई बुरी बात भी नहीं है। राजनीतिक पार्टी, जैसा आपने विषय प्रवेश में कहा, राजनीतिक पार्टी का अंतिम मकसद होता है कि सत्ता हासिल करना और देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करना। लेकिन एक बात है, धीरे धीरे यात्रा जब ऐसे आगे बढ़ेगी तो आपको ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि पूरी दुनिया में केवल एक ही उद्योगपति है जो 842% ग्रोथ लेता है। ये सवाल एक चिंतनीय होगा और ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि 450 का सिलेंडर 1000 में देकर क्या हुआ। सीएनजी पर्यावरण के लिए फायदेमंद होती है, उसके चला गया यार। तो ये सब तमाम चीजें हैं। इन मुद्दों को लेकर एक सेंटर थीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। लेकिन राहुल गांधी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। 244 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देती है और कई राज्यों में उसकी सरकार है। दुर्गेश जी, वास्तव में आलोक जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखे और ये बड़ा तथ्य है। ये बड़ा तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी 12 करोड़ वोट अभी 19 में ही लिया जब उसकी दुर्गति हुई, और करीब 10 करोड़ वोट उसने 2014 में लिए थे जब उसकी महादुर्गति हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के तब 17 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा वोट थे। इस बार 22 करोड़ के आसपास, 22 करोड़ प्लस कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो 12 करोड़ कांग्रेस पार्टी के पास है और संपूर्ण विपक्ष के पास भी 12 करोड़ वोट नहीं। इसके अलावा माइनस कांग्रेस, अगर आप देखें जो पूरा विपक्ष है तो उतने वोट नहीं है। तो इसका मतलब कांग्रेस को आप इनरिलेवेंट नहीं कह सकते। 244 सीटों पर आलोक जी ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और ये 244 में अगर जीत का प्रतिशत या जो जीत का आंकड़ा अगर कांग्रेस पार्टी कुछ भी प्रभावित करने में कामयाब रही तो नतीजे बदल सकते हैं, माहौल बदल सकता है। एक ब्रेक का इशारा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इस मंथन को और आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस
भारत जोड़ो यात्रा के बारे में दे देते हैं कि ये 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा है, 12 राज्य हैं, 21 पड़ाव होंगे और जो यात्री हैं वो 119 परमानेंट यात्री हैं जिन्हें देशव्यापी यात्री कहे जाते हैं, नाम दिया गया है। तमाम एनजीओ, तमाम लोग हैं, 50,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। वो ग्राफिक के जरिए बताया जाए कि कहाँ क्या चीज़ें हैं इस यात्रा को लेकर, जो खासियत है। इसके अलावा करीब 38 साल एवरेज उम्र है जिसमें शामिल यात्री हैं और 100 जो यात्री होंगे वो राज्यवार होंगे, राज्यों के अनुसार बदलते जाएंगे और जगह जगह ये रुकेगी। सुबह 7 बजे से 10:30 तक यात्रा होगी, फिर विश्राम होगा, फिर शाम को फिर एक यात्रा चलेगी। लेकिन मुख्यतः इसका मकसद है लोगों से मिलना, संपर्क करना, उनका दुख दर्द जाना, समस्याएं जाना। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज यात्रा की शुरुआत में हमने नेताओं को सुना तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ये साफ कर दी कि वो महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक ताना बाना, सामाजिक ताना बाना, इसको लेकर इस यात्रा के दौरान बहुत डिटेल में, बहुत खुलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आलोक जी ने कहा कि केजरीवाल को भी हल्के में नहीं रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर हैं और बार बार केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि भाई बीजेपी मोदी बनाम केजरीवाल चाहती है और इसीलिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये भी एक अलग तरीके का ताना बाना है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में केजरीवाल से भी मिले और सभी से मिले, किसी से निर्विकार भाव से हर व्यक्ति से मिले जो विपक्ष में, जो भाजपा का नहीं है, उस हर व्यक्ति से मिले और बहुत शालीनता के साथ में उन्होंने सारी चीज़ों को रखा और बातचीत की। कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी रजा साहब के पास चलते हैं। आरसी रजा साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए। ये बात असम के मुख्यमंत्री और आपके पूर्व साथी जो 20 सालों तक कांग्रेस में रहे, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने कहा कि भाई अगर वो करें भारत जोड़ो तो भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत टूटा कहाँ? और जब टूटा है वो पाकिस्तान टूटा है तो उनको यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा साहब इधर लग रहा है कि वो योगी जी की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन योगी बनने में थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। वो इधर उनके जो हम बयान वगैरह देख रहे हैं वो योगी जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, अभी मेरे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आलोक भदौरिया जी बोल रहे थे, उन्होंने मतलब सारी चीजों पे रोशनी डाल दी और एक ये कहा जाए कि एक हवा हर तरफ चली गई उनकी बातों से। और जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। यही अमित शाह जी और मोदी जी और पूरी बीजेपी, उनके खिलाफ सारे आरोप, सारी चीजें, सीबीआई सब कुछ लेके ये लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे और कायदे से पूरा जो भी प्रचार था। और अभी आप ही के तमाम मित्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसाम में ये बात पूछी भी अमित शाह जी से कि अब वो मतलब उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो है या नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा, अमित शाह जी ने, कि अरे आप ऐसे सवाल ना कीजिए। ये तो मैंने एक उनका जो आपने पूछा उनका जवाब दिया। देखिए, यात्रा का मकसद जो हमारा है वो देश को जोड़ना और जो देश का ताना बाना पिछले 8 सालों में जिस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल और जो महंगाई है, तमाम चीजों जिसकी तरफ से लोगों का बिल्कुल जहन जो है ध्यान हटा दिया है, हम उसको लेके हमने ये यात्रा शुरू की है। और बहरहाल वो पॉलिटिकल आप कहें या ना कहें कि, मगर उसका ये माने तो नापे ही जाएंगे कि कोई भी राजनीतिक दल जब वो निकलता है और इतनी बड़ी यात्रा जो है वो भारत जोड़ने की जरूरत इसलिए है जब छोटे छोटे मुद्दों को धार्मिक इशू बनाकर देश में आप चला रहे हैं और किसी तरीके से रोजगार की, किसी तरीके से नौकरी की और जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर बात नहीं हो पा रही है। और जनता के बीच जो है, जब भी मेरे आलोक भदौरिया जी कह रहे थे कि एक आईटी सेल है जो भ्रमक प्रचार करता है और जिनसे राहुल जी ने भी अभी 4 तारीख को कहा कि उस लिए हमें जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि ये आईटी सेल और ये इस तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है इसका सामना करने के लिए हमें सड़क पे उतरना होगा। तो हम इसलिए इस यात्रा को लेके उतरे हैं। और जैसा कि वो हमारे मित्र और बड़े भाई और
बुजुर्ग हैं हमसे, वो कह रहे थे कि जवाब सारे देना पड़ेंगे। जब हम रास्ते पे निकलेंगे, जब आप कोई मंजिल तय करते हैं, तो तमाम सारे इशू जनता खुद सामने लाएगी और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना मुश्किल होगा। आप अभी जैसे बता रहे थे कि हमारा इतना जो लेवल गिरने के बाद भी 12 करोड़ वोटर रहे, और हम इस जो यात्रा लेके निकल रहे हैं, हम इस उम्मीद के साथ निकल रहे हैं कि ये यात्रा देश के माहौल को बिल्कुल बदल के रख देगी। और जिक्र नीतीश कुमार जी का आया, ये संवाद बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने एक ठीक बात है, ठीक बात है। आरसी रजा साहब का भी कुछ तकनीकी अवरोध है। अशोक कुमार पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को आपने सुना और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तमाम लोगों को दिन भर हमने सुना आज, वो ये कह रहे थे कि भाई प्रायश्चित यात्रा है, ये 84 के दंगों की प्रायश्चित यात्रा है, कांग्रेस को राहुल की लॉन्चिंग यात्रा है, बहुत सारे तरीके से परिभाषित किया। आपकी टिप्पणी यात्रा शुरू की। आरसी साहब, अब पांडे जी को चर्चा में शामिल करते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपकी बात लगभग आ गई। पांडे जी, मैं दुर्गेश जी खाली एक शब्द से ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। करिए। क्योंकि निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की जनता से जुड़ने के लिए, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि ये प्रयास उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए किया, और शायद इसीलिए यह माना जा रहा है कि यह लॉन्चिंग यात्रा है। मैं आदरणीय आलोक जी को बहुत सम्मान करता हूं, और आलोक भदौरिया जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना। पहला सवाल तो मैं उनसे भी पूछूंगा, आगे जब समय आएगा, क्रम आएगा, तो मुझे उत्तर देंगे कि अगर यह निष्प्रयोज्य यात्रा है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसी यात्रा की आवश्यकता क्या थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, टुकड़े टुकड़े के ख्वाब वालों के मुंह में एक शेर याद आ गया मुझे। कहिए इरशाद, कहिए। के मुंह में भारत जोड़ो का भाव आ गया, लगता है कहीं भारत में चुनाव आ गया, लगता है भारत में चुनाव आ गया। निश्चित तौर पर यह इनको मानना चाहिए कि यह प्रायश्चित यात्रा, पहले अगर इनके जो संयोजक थे, इनके सहयोगी थे, उनको सलाह देते तो राहुल गांधी जी सबसे पहले प्रायश्चित यात्रा पे जाते। नानी के घर जाते थे, लूडो खेलते थे, पोगो खेलते थे, चलेगा। लेकिन आज अगर आप नानी को छोड़ दीजिए, वो दिवंगत हो गई महाराज, अब उनको प्रणाम करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु अपने चरणों में जगह दें। नानी जी दिवंगत हो गई। हाँ, वो ठीक है, वो जाते थे, मैंने कहा जाते थे, लेकिन अब जो जनता से जुड़ने का उनका ख्याल आया है, तो थोड़ा सा ये भी देखे। मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी का भी ट्वीट देखा, मैंने प्रियंका जी का भी ट्वीट देखा। जब जो लोग इनके साथ हैं, तो उनके साथ मैं जरूर कहूंगा कि अभी खिलाफत आंदोलन को जनता भूली नहीं है। खिलाफत आंदोलन का सत्य जनता के सामने आ चुका है। जनता ये जरूर जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार की जननी अगर कांग्रेस है, जिसको उनके पिताजी ने स्वयं माना कि जो पैसा ऊपर से चलता है 15% जनता तक पहुंचता है, अब 100% जनता के पास पहुंच रहा है, तो जनता अंतर देख रही है। जनता उनसे ही सवाल पूछना चाह रही है कि ये अंतर क्यों है। अभी मुझे कई यात्राओं का जिक्र आदरणीय दुर्गेश जी ने किया, मैं इनका बहुत सम्मान के पूर्वक कहना चाहूंगा कि इससे यात्रा के क्रम में सबसे पहले आज जो कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, उस कांग्रेस छोड़ो यात्रा को रोकने का यह एक प्रयास है कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा को रोक करके वह कांग्रेस को जोड़ो यात्रा के रूप में अपने को प्रोफाइल रूप में आगे ला सके। यही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोत्साहित करते थे, यही लोग हैं जिन्होंने कहा है कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा, और इतना बड़ा झूठ जनता के सामने है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक बार इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। 84 ही क्यों, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात रही हो, चाहे इस देश को बंटवारे की बात रही हो, चाहे सोना गिरवी रखने की बात रही हो, चाहे देश को कश्मीर को अलग करने की बात रही हो, चाहे भेदभाव की बात रही हो, संप्रदायवाद को बढ़ाने की बात रही हो, सेकुलरिज्म के शब्द को लॉन्चिंग की बात रही हो, ऐसे बहुत से चीजें हैं जिसके लिए सबसे पहले ठीक बात है अशोक जी, ठीक बात है। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जनता के सामने प्रायश्चित के रूप में जाना चाहिए। जहां तक दूसरा प्रश्न आपने किया, उसका भी उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। लॉन्चिंग के मामले में अगर मैं पूरे देश में किसी नेता का हृदय से सम्मान करता हूं, तो माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, जो चरखा दाव के स्पेशलिस्ट थे, और उनका चरखा दाव पूरे विश्व में, पूरे देश में मशहूर था। लेकिन उन पर जनता का विश्वास था, जनता उन पर विश्वास करती थी। लेकिन आज जिन नेताओं का नाम आप लेकर के अभी चर्चा कर रहे थे, इनमें से कोई भी नेता जनता के विश्वास के ऊपर खरा नहीं उतरा।
ठीक बात। ये वो नेता लोग हैं जिन पे जनता को ये विश्वास टूट चुका है कि ये इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ठीक बात है, ठीक बात है। पांडे जी अभी लेवल की बात, एक मिनट, कांग्रेस प्रवक्ता ने लेवल की बात की कि हमारा लेवल गिर गया था, तब भी हमने 12 करोड़ दिया। अरे अभी आप और गिरे हुए हैं, उस गिरने के बाद आप और चलिए गिरने पर चर्चा और भी करेंगे। बहुत तरीके से लोग गिरे हैं और गिरने का अलग अलग स्तर भी है। राजेश यादव जी के पास चलेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजेश जी को चर्चा में शामिल करते हैं। राजेश जी, एक तो विपक्ष की जो गोलबंदी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे मुलायम सिंह जी के पास गए, पूरा विपक्ष से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा है इसको लेकर। लेकिन अभी जो बात कही अशोक पांडे जी ने कि भाई नेताजी मुलायम सिंह को चरखा दाव मानते थे, बाकी कोई अब नेता है ही नहीं इस देश में जो जिसको कहा जाए कि वो पॉलिटिकल है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। राजेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। चरखा दाव तो नेताजी के द्वारा असली में सीखा है शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह उनके शिष्य रहे हैं। चरखा दाव असली देखने वाला है 2-3 महीने के अंदर। ऐसा आपने देखा होगा कि परसों नरसों 4 दिन पहले एक मीटिंग रखी गई और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कई नेता शामिल हुए। अब शिवपाल सिंह यादव एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। अब कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा और बिहार के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश एक तरीके से एक टेलर है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो हिंदुस्तान का परिवर्तन माना जाता है। इस समय शिवपाल सिंह यादव की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। मीडिया देख रहा है अभी कुछ दिन पहले किस तरीके से उन्होंने जो ग्रास रूट वर्कर था, जो ग्रास रूट वोट बैंक था, उस पर अटैक किया। अटैक नहीं किया बल्कि उसको कहा कि सम्मान आपको कहां मिलेगा उसी के साथ जाओ। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक जाति नहीं। राजेश जी, इसमें फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा शिवपाल को होगा, बीजेपी को होगा, अखिलेश का नुकसान होगा, किसका होगा? प्रत्यक्ष तौर पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का नुकसान करने के लिए आप, डीपी यादव, सब लोग इकट्ठा हो गए। ये चर्चा डिरेल नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, चर्चा मेरी आज इसी पर है, यात्रा पर ही। जी, आपकी बात को मानता हूं। कोई आदमी कहता है कि मुझे नुकसान होगा, ओवैसी जी को यूज करने में किसी को फायदा, किसी को नुकसान। अरे ये जो शिवपाल सिंह यादव है, ये अब यूज होने वाले नहीं है। एक बार यूज किए गए और उनकी हालत क्या कर दी गई, एक सीट भी नहीं दी गई। अब शिवपाल सिंह यादव का तीसरा नेत्र खुलेगा और उनका नाम ही शिवपाल है। जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो तब पता चलेगा कि जो अजगर जातियां हैं वो किनके साथ जाएंगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग जो लोहियावादी हैं, समाजवादी हैं, जेपीवादी हैं, ये लोग एक मंच पर आएंगे। राजेश यादव जी, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं उनके हम बिल्कुल प्रखर विरोधी है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना चाहते हैं, वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरा नेतृत्व तो बाकी लोग खत्म हो जाए। लोग ये उत्तर प्रदेश बीजेपी यही तो चाहती है राजेश जी कि विपक्ष आपस में झगड़ता रहे और वो सत्ता करते रहे। धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मेंद्र जी, ये विपक्ष की गोलबंदी, चाहे भारत जोड़ो हो, चाहे नीतीश की दिल्ली यात्रा हो, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल ठीक है, चाहे नीतीश कुमार जी मिल रहे हो या राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है। अभी हमने सारे परिजनों को सुना। जो बीजेपी का ये है कि भारत टूटा ही कब था कि राहुल गांधी जी उसको जोड़ रहे हैं जी। थोड़ा सा भौगोलिक रूप से भारत टूटा नहीं है, इससे हम भी सहमत हैं। लेकिन भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा है, भारत सामाजिक रूप से टूटा है। और आर्थिक उत्थान और सामाजिक उत्थान के लिए अगर राहुल जी या उन्हीं की तरह कोई और पार्टी कोई भी यात्रा निकालती है, जन आंदोलन करती है, तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। और जहां तक रही नीतीश कुमार जी की बात, जहां तक मेरी अपनी समझ है,
वो भारत के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भले वो डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के लोग भी, अन्य दल के लोग भी जानते हैं कि अगर मोदी का विकल्प कोई है तो नीतीश कुमार जी ही हैं। क्योंकि अगर मोदी जी के ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं है तो नीतीश कुमार जी के ऊपर भी परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। अगर मोदी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और जहां तक रही किसी भी सरकार के, उसके कार्यकाल के, उसके परफॉर्मेंस की, तो आप सोशल और इकोनॉमिक इंडेक्स के तहत उसका आकलन करते हैं कि सरकार का सामाजिक और आर्थिक जो सूचकांक है उसमें आज हम कहां खड़े हैं। आप हेल्थ सेक्टर उठा लीजिए, आप एजुकेशन सिस्टम उठा लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट का उठा लीजिए, आप जनरल इक्वलिटी का उठा लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लीजिए, आज हम खड़े कहां हैं? विश्व में हमारी रैंकिंग क्या है? तो जिन लोगों को इंडिया साइनिंग का एक बार ख्वाब आया था वो इस बार मेरा मानना है कि टूटेगा। और जो रही बात की आपका मोदी जी का विकल्प क्या है, विकल्प क्या है? मोदी जी का विकल्प तो आप बन सकते हैं सर, वहां बैठे जितने मूर्धन्य लोग हैं सभी बन सकते हैं। उन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई एक सेक्टर बताइए जिसमें उन्होंने कुछ किया हो सकारात्मक। न उनको इकोनॉमिक्स की समझ है, न उनको सामाजिक समझ है, न उसको आर्थिक समझ है। तो जब वर्स्ट ही करना है तो किसी को आप बना दीजिए। उनके ऊपर सिर्फ 2 ही ऐसे थे कि भाई देखिए परिवारवाद से दूर रहते हैं और इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। दोनों का विकल्प। और गुजरात मॉडल भी तो था धर्मेंद्र जी, गुजरात मॉडल ने तो देश में हाहाकार मचाया, उसी में सत्ता में आए बीजेपी। मित्रवाद मॉडल, गुजरात मॉडल मीन्स मित्रवाद मॉडल। जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वो मित्रवाद में तब्दील हो गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परिवारवाद का आरोप इसलिए लगाते हैं कि परिवारवाद का हुआ दिखा के मित्रवाद को बढ़ाना है। धर्मेंद्र जी वो 2002 का मॉडल है। नहीं, वो आपसे ठीक है, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें आप देखिए ना कि किसी भी सरकार का सामाजिक और आर्थिक उत्थान ही उसकी परफॉर्मेंस माना होता है। ठीक बात है, पैमाने आप उठा लीजिए। ठीक बात। अगर उसमें मोदी जी या हमारा देश अगर उसमें हम आते हैं तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करेंगे। ठीक बात, ठीक बात। तो राहुल जी कोई जन यात्रा निकाले, नीतीश जी लोगों से मिले, निश्चित रूप से भारत भौगोलिक रूप से नहीं टूटा है, लेकिन भारत जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से टूटा है, उसको जोड़ने की बात वो कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। वो भी जानते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से नहीं टूटा है, उसको किस जोड़ने की बात है। नहीं, राहुल गांधी सीमा के मसले भी उठाते रहे, बीच बीच में चीन को लेकर वो लगातार तीखी टिप्पणियां करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उन पर चीनी जासूस होने तक का आरोप लगा चुके हैं। आलोक भदौरिया जी, धर्मेंद्र सिंह जी ने कुछ चीज़ों को अलग तरीके से परिभाषित किया है और कहा कि भाई मोदी का ये क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकल्प कोई भी बन सकता है। आलोक जी देखिए, जब भी टीना फैक्टर, मैंने शुरुआत में भी कहा था, जब भी ये होता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, तो जब भी हम टीना फैक्टर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसके लिए बात की जाती है वो एक कमजोर धरातल पे खड़ा होता है, तभी इस तरीके की बात की जाती है। दूसरा, एक पैनलिस्ट ने हमारे बहुत सही बात कही कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बड़ी चीज होती है। अभी जैसे कि 13.5% आपकी जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर में, इस FY23 के फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% आई जीडीपी की ग्रोथ आई, लेकिन आप उसमें आप बड़ा उछलना है, इतना उछलना है कि आप कह रहे हैं कि आप तो हम तो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। थोड़ा सा एक अर्थ में हम चलेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं लूंगा, आधा मिनट लूंगा। हम अर्थव्यवस्था पे कर रहे हैं। आप याद करिए, आज से कुछ समय पहले भी एक बार हुआ था कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। सवाल है कि अर्थव्यवस्था बनने का नहीं है, आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय आपकी लगभग $2000 के करीब है। ब्रिटेन की कितनी है प्रति व्यक्ति है? क्या ब्रिटेन हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़ा हुआ है? आप कहाँ खड़े हुए हैं? इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में आपकी क्या स्थिति है, वो कहाँ पे है? तो बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा कि हम कहाँ आगे खड़े हुए हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने भी एक बात यही कही कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, कि भारत टूटा है। अब एक बात है कि भारत के बारे में जब एक परसेप्शन करेंगे तो एक हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा, सामाजिक ताना बाना अगर टूटता है तो पूरी सूरत में कोई भी कंपनी
चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी कैपिटल हो, वो आपके देश में निवेश करने नहीं आएगी। अगर सामाजिक ताना बाना असुरक्षित होगा तो अगर वो निवेश करनी नहीं आएगी तो आप कहाँ खड़े होंगे? आप देखिए एफडीआई जो आपका जो एक आया है, मेक इन इंडिया में एफडीआई आना चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई आना चाहिए था, वहां तो नहीं आया। मेक इन इंडिया आपका परवान नहीं चढ़ा, उल्टे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको छोड़ के चली गई। हार्ले डेविडसन ले लीजिए, इको स्पोर्ट्स ले लीजिए, मतलब वो फोर्ड की कंपनी ले लीजिए, और भी तमाम कंपनियां, आधा दर्जन कंपनियां भारत छोड़ के चली गई। आप कभी, अच्छा दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारी वित्त मंत्री है, माननीय वित्त मंत्री ने, पांडे जी आ रहे हैं आपके पास, आलोक जी को कंप्लीट करने दीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास जी। मैं आलोक जी से सहमत नहीं हूं। मैं आ रहा हूं, आलोक जी को कंप्लीट करने दीजिए। अशोक जी बहुत जल्दी आ रहा हूं आपके पास। पांडे जी अपना पक्ष रखते हैं। अशोक पांडे जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, आलोक जी को कंप्लीट करने दिए, मैं आ रहा हूं, आपकी बात पूरी आएगी, आप कतई बिल्कुल परेशान मत हो। बोलिए आलोक जी। बात नहीं करने देते, व्यवस्था नहीं चलेगी। पांडे जी का भी वही काम है, वरिष्ठ है मगर उसके बाद भी वही कर रहे हैं। जी दे रहा है, ये बड़ा टीवी चैनल है, लाखों दर्शक इसको देख रहे हैं, तो कृपया कम से कम जो आइडियोलॉजी दीजिए वो तथ्यपूर्ण दीजिए। आपका कहना है कि सामाजिक ताना बाने के दबाव में आप भारत की नीतियों और रीतियों को बदल देंगे। सामाजिक ताना बाना का दबदबा दिखा करके आप चंद कंपनियां अगर चली जाती हैं तो क्या मैं अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दूंगा? अरे पांडे जी आप अपने ऊपर देखिए ना। चलिए ये चर्चा नहीं हो पाएगी, फिर ये आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, हम वो कतई नहीं चाहते। आलोक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको अशोक जी आप अपनी बात कह सकते हैं। आलोक जी वो व्यक्ति हैं जो चीजों को समझते हैं, और आप भी समझदार व्यक्ति हैं, आप भी बहुत ही समझदार प्रवक्ता हैं। आप अशोक जी आप रख लीजिए, 40 सेकंड में अपनी बात रखिए। अशोक जी का ऑडियो अप किया जाए, बोलिए अशोक जी। भारतीय वित्त मंत्री ने 3 सितंबर को, पांडे जी के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जो तथ्यों की बात कर रहे हैं, 3 सितंबर को उन्होंने संसद में बयान दिया कि भारत में मंदी नहीं आ रही है, ठीक है। और उसके अभी 3 अगस्त को ये बयान दिया, और अभी उन्होंने क्या बयान दिया, रिजर्व बैंक ने क्या बयान दिया। तो ये मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। भारत की ही सरकार के, केंद्रीय सरकार की वित्त मंत्री ने अभी परसों क्या बयान दिया कि हमको इसमें सतर्क रहना चाहिए, गिरेगा। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अशोक पांडे जी से एक मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके इस वित्तीय वर्ष में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में आपके जीडीपी की ग्रोथ का क्या आंकड़ा रखा है, पहले खुद ही समझ लीजिए। आप बातचीत काटिए, इसमें कोई इसमें नहीं है, आपका धर्म है बातचीत काटना, क्योंकि आपको मंदा है कि सही तथ्य लोगों तक ना पहुंचे। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भारतीय ग्रोथ का क्या आंकड़ा रखा है? पहले क्वार्टर में उसने रखा था 16.5, लेकिन आया कितना, 13.5। दूसरे क्वार्टर में उसने क्या रखा, तीसरे क्वार्टर में क्या रखा, और चौथे क्वार्टर में तो 4% तक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। शक्तिकांत दास जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उन्होंने ये आंकड़ा रखा है। तो अगर आप ये भी कहेंगे कि अगर रिजर्व बैंक को भी अगर अपने आंकड़ों का नहीं भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर, ग्रोथ पर भरोसा नहीं करती है, ठीक बात है, तो बड़ी सोचनीय स्थिति है। ठीक बात आलोक जी। अशोक पांडे से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी बोलिए, बहुत जल्दी में कंप्लीट करिएगा, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बोलिए। देखिए, अगर मुझे आप 4 लोगों के सापेक्ष में बोलने के लिए जल्दी और समय बाध्य करेंगे तो फिर आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लगातार आप बोल रहे हैं, आपको कहीं बीच में नहीं रोका गया। आप बोलिए, सच्चाई नहीं सुनना चाहते, बोलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। सुनना चाहते हैं, पूरा देश देख रहा है। आप अपनी बात रखिए अशोक जी, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। निष्पक्ष पत्रकार की पत्रकारिता की भूमिका में मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। बोलिए, आप बोलिए, खुलकर बोलिए। अरे पांडे जी बोलिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। दूसरे को बोलने का अवसर देंगे तो मैं ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे 4 लोगों का भी जवाब देना है। बोलना तो शुरू करिए महाराज, 50 सेकंड इसी में चले जाएंगे, बोलिए आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो परिवेश है, परिस्थितियां हैं, उसके आधार पे जीडीपी का ग्रोथ डेवलप होता है। सारे इकोनॉमिस्ट इस बात बैठे हुए हैं, सभी मूर्धन्य लोग बैठे हैं जो अच्छी तरह जानते हो कि आज जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो
और चाहे कोरोना का इतना बड़ा वातावरण हो, इसके बावजूद भी भारत का जो आज की जो मानचित्र है, जो भारत की व्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था आज भी ठोस और मजबूत हो रही है। हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हाथी के पैर की तरह हम अपना पैर रख रहे हैं, जहां मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। जहां तक अभी चीन की बात हो रही थी, 1962 का युद्ध कोई भूला नहीं है, और किस तरीके से उसी से आजादी के बाद हमारे संग क्या हुआ था। आज हम रक्षा क्षेत्र में बहुत मजबूत हुए हैं, हर तरह से, चाहे वो नभ का मामला हो, चाहे वो जल का मामला हो, और चाहे थल का मामला हो, तीनों ही क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत, जिसे मेक इन इंडिया आप कह रहे थे, उस मेक इन इंडिया में और आत्मनिर्भर भारत में जमीन आसमान का फर्क है। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत तेजी से उन्मुख हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसमें हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज हम एक बहुत मजबूत स्थान ले चुके हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो अनिर्णय की स्थिति वाले लोग थे, आज निर्णय का वक्त है। और जो हमारे धर्मेंद्र जी ने कहा, वो उनको मैं अंतर बता रहा हूं कि अनिर्णय की स्थिति भी आपने देखी थी और आज निर्णय की स्थिति भी आप देख रहे हो। आपने मौन व्यक्ति भी देखा था और आज मुखर व्यक्ति भी देख रहे हो। तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी बनना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा आसान होता तो जिनको आप लोग बना रहे हो धक्का देके, वो कब के बन गए होते। हमेशा राजनीति आइडियोलॉजी की होती है, विचारों की होती है, और जहां विचारों की शून्यता होती है वहां राजनीति नहीं होती। इसके लिए कोई भेदभावपूर्ण बात मैं नहीं कर रहा। हमारी आइडियोलॉजी फिक्स है और वो आइडियोलॉजी जनता को मालूम है। हम अपने संकल्प पत्र और आइडियोलॉजी पहले ही घोषित करते हैं, उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। और जनता को हमारी आइडियोलॉजी पसंद है तो जनता उसे पसंद करती है, और जनता जिसको मानेगी वही जनता रूपी जनार्दन जिसको मानेगी, अर्जुन वही होगा। तो हम उसी तरह से उस अर्जुन पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी के कहने से, धर्मेंद्र जी का विचार अपना अलग हो सकता है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन आइडियोलॉजी की बात को नकार नहीं सकते कि क्या हम अपनी आइडियोलॉजी छिपा के आगे बढ़ रहे हैं। पांडे जी, मुझे लगता है आपकी बात आ गई। अब 40 सेकंड में जवाब आरसी रजा से ले लेते हैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आलोक जी जल्दी से। जो गुप्त एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं उसको भी जनता के, ठीक है पांडे जी, आपकी बात आ गई। पांडे जी, आलोक जी बोलिए, आलोक जी बोलिए। एजेंडा को उजागर करेगी और ये छुपा एजेंडा आलोक जी से चले और चाहे अमेरिका से चलने नहीं देंगे। आरसी रजा साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर ठेल की जिनको बनाना चाहते हैं, अगर उनमें दमखम होता तो बन जाते। 40 सेकंड में जवाब मंथन को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, बोलिए आरसी रजा। आगे भी करिएगा इसी विषय पे, आरसी रजा साहब करिएगा अगले कल फिर इसी विषय। आरसी रजा साहब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए भाई। ये कांग्रेस की समस्या आवाज ही है, हमको लग रहा है। नहीं, समस्या लगातार है। राजेश यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश यादव बहुत जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज, बोलिए। मैं आपके सामने एक ही बात करता हूं, जो सबकी बातें मैं सुन रहा हूं। एक ही उत्तर है कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। अपने अपने स्वार्थों के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करना अच्छी बात नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर जो बात सही है वही कहनी चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती है, कोई अमर नहीं होता है, लेकिन सत्यता सत्य रहती है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी फाइनल कमेंट। क्या हिमालय पिघलने जा रहा है जैसा कह रहे हैं राजेश यादव? नहीं सर, काल समय परिस्थितियां हिमालय को जमा भी देते हैं, हिमालय को पिघला भी देते हैं। हम पांडे जी देख रहे थे कि थोड़ा ज्यादा ही कुछ उत्साहित थे कि हम अपने आइडियोलॉजी को और हम अपने संकल्पों को लेके चलते हैं। ठीक बात है। मैं अगर लोकसभा मैं अगर 14 और 19 के इनके जितने भी संकल्प पत्र में, इनकी घोषणा पत्र में था, एक भी वादा बता दें इन्होंने जिसको पूरा किया हो। इन्होंने कहा था कि हम भाई के साथ। मुझे लगता है इसको समाप्त करना चाहिए क्योंकि हम अब ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं। फाइनल कमेंट आप करिए, नहीं तो फिर उलझ जाएगी बहस। अब पांडे जी कह रहे हैं, मैं इसको फिर लेकर बैठूंगा किसी दिन इस मुद्दे को लेकर बहुत जल्दी। चलिए आरसी रजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। आरसी रजा साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप लोग ठेल कर बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं पा रहे हैं। आरसी रजा बोलिए। नहीं, हमने तो राहुल गांधी को, अब ये देखिए यात्रा शुरू नहीं हुई है और ये पूरा देश में हर जगह से इनका आईटी सेल चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे यात्रा का उसका रंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र सिंह आपका भी बहुत धन्यवाद, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंथन में आज कुल मिलाकर इतना ही कि
जो विपक्ष की गोलबंदी, कांग्रेस की यात्रा, जो सत्ता दल है, क्या वो वास्तव में कहीं उसमें हलचल हुई है क्या? बार बार जो संकेत और संदेश अलग अलग तरीके से राजनीति में दिए जाते हैं, उनके अपने मायने होते हैं और इन मायनों का मतलब जनता भली भांति समझती है। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बड़ी गौर से इस तस्वीर को देखिए। ये बुजुर्ग चारों तरफ से निराश होकर लखनऊ पहुंचे हैं और इनकी उम्मीद, ये जो बुजुर्ग हैं ये लखनऊ पहुंचे हैं निराश होकर इस उम्मीद के साथ में कि कम से कम उनको न्याय मिलेगा और मुख्यमंत्री वहां बैठते हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाए। लोक भवन जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है, वहां के गेट नंबर 3 पर इस आस में बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो बड़ी आसानी से मिल लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जी आते उन्हें पुलिस उठा ले गई। बड़ी उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, लेकिन इनको क्या पता कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एक सिस्टम है। उस सिस्टम में अगर आप आएंगे तभी उनसे मुलाकात संभव है। या तो जनता दरबार में आइए और या फिर आप की कोई उन तक सीधी पहुंच हो। लेकिन ये तस्वीर जरूर इस बात को बताती है, समझाती है कि वास्तव में जो आम आदमी है वो खड़ा कहाँ है। गए थे मुख्यमंत्री से मिलने और पहुंच गए थाने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या हुआ? अरे यहीं आके धरना दे। क्या हुआ दादा? अरे वहाँ पूछ लेना। मैं नहीं जाने वाला हूँ। मर जान लीजिए यार। हमको पता क्या हुआ मामला भैया? मैं मिलना चाहता हूँ। बाल उठा लो। बैठो।